हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी में स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी खबर आई है भारत सरकार द्वारा। जैसे कि भारत सरकार की पॉलिसी है वन नेशन वन पॉलिसी, उसी पर आधारित इन्होंने एक पॉलिसी जारी की है। वन नेशन वन एग्ज़ाम की पॉलिसी को अप्रूव कर दिया भारत सरकार ने। यानी जितने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम इंडियन रेलवे, आईबीपीएस या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हुए थे, तो उन सबको अब कंडक्ट कराएगा एनआरए। और उसका एक सीईटी होगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। क्या है ये एनआरए, क्या है ये सीईटी, कैसे होंगी परीक्षा, और आरआरसी ग्रुप डी और आरआरसी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स को अब कौन कंडक्ट कराएगा, इसके बारे में सारी बातें करेंगे ऑफिशियल नोटिस में। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, जिससे कि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको नमस्कार। आज कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितने लोग लेते हैं, 1 लाख करीबन 1,25,000 वैकेंसीज हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में अराइज करते हैं, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग इसको लेते हैं। ये बस 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंक्स के लिए आईबीपीएस है और बाकी सरकारी कामों के लिए एसएससी है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आंकड़े लिए जाए तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोग बारी बारी से हर एग्ज़ाम को देते जाते हैं। मतलब पहले मैंने आरआरबी दे दिया, उसके बाद एसएससी भी दे दिया, उसके बाद आईबीपीएस भी दे दिया। मैं सारे पूरे साल में मैं एग्जामिनेशन ही देता रहता हूँ जब तक मेरे को काम मिल नहीं जाता है। तो अब एटलीस्ट एक लेवल इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर लेके उसमें भर्ती करना चाहती है तो वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम के बेसिस पे जो स्कोर्स मिलेंगे उनको लेके अगले लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा एसएससी के, आरआरबी के और आईबीपीएस के, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, वो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन है, टायर 1 एग्जामिनेशन है, उसको कंडक्ट करेगी। ये फुल्ली ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और उसके स्कोर्स जो हैं वो इमीडिएटली कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे वो किसी भी एजेंसी में अपना, या एसएससी हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, वो स्कोर के आधार पे वो अप्लाई करके अगले लेवल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। अब 3 ही एजेंसीज को पहले लिया है हमने, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ये स्टेबलाइज होता जाएगा तो सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज में इस स्कोर को एक्सेप्टेंस देने की, इसको एक्सपैंड करने की भी हम सोच रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, एक ही करिकुलम होगा, एक पाठ्यक्रम के अनुसार एग्ज़ाम दिया जा सकता है। हर ज़िले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर ज़िले में एग्जामिनेशन सेंटर्स एटलीस्ट एक, और जहां कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो मोर देन एक, सेवरल सेंटर्स खोले जाएंगे, सो दैट ये जो अर्बन बायस है, जो दूर दराज इलाके में जो सेंटर्स नहीं हैं, अब हर ज़िले में ये सेंटर खोले जाएंगे। तो दिस विल बी ए बिग बोन फॉर वुमेन, for the poor and the rural candidates. There will be a standard degree of difficulty. So nobody can say that that exam was easy, this exam was difficult. There will be standard degree of difficulty. And another important thing is ये multiple languages में होंगे. The initial attempt is to make it
in at least 12 languages, 12 Indian languages, so that people from different parts of the country, they can take part in the examination and increase the representation in the central government jobs. Next, please. The common eligibility test, as I mentioned, was a first level test to shortlist the candidates. The scores will be valid for 3 years. Means same scores you can use for 3 years, and you also have an opportunity to improve your score by giving the examination again. And the best score in all your attempts will be taken for the purposes of the recruitment. Next, please. So in short, when I give you the picture, it is a common registration portal जहाँ पे एक ही registration portal पे candidate को register करना होगा. Question bank with same degree of difficulty, एक question bank होगा जिसमें से central server बहुत secure manner में रखा जाएगा. वो test center में security के साथ जाएगा with all the protocols which are required, the technological firewalls etc. उसमें होंगे. और फाइनली वो स्कोर्स जनरेट हो जाएंगे जो 3 साल के लिए उनको वैलिड होगा. नेक्स्ट प्लीज. सो दिस इज द बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अ कॉमन रजिस्ट्रेशन, अ सिंगल फी, अ कॉमन करिकुलम, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक, स्कोर सिक्योर एग्जामिनेशन प्रोसेस, a quicker generation of scores, reduced time for the recruitment cycles, better infrastructure we will be able to provide in the examination centers to the candidates, and then improved facilities and access for rural women, rural candidates, women candidates, disadvantaged candidates who will not have to travel long distances looking for safe places to stay for giving these examinations. Next, please. And further, outreach services will be provided based on the information which we get from the examination, because it's an online examination. Aspirational districts, areas which are not throwing up many candidates, we would reach out to them, provide facilities to them. वहाँ पे ये facilitate करेंगे कि examination लिखा जाए, तो promote करेंगे वहाँ पे. और एक 24/7 हेल्पलाइन भी वहाँ होगा जिसमें कैंडिडेट्स को सुविधा होगी कि कोई भी उनको दिक्कत हो तो उसको समाधान कर सके. एंड द कॉस्ट फॉर दिस इज अबाउट 1,517.57 crores for 3 years. Of course, since 3 agencies are already incurring this cost separately, that will be a saving for those respective organizations, whereas this would be the cost which will be incurred by the new organization, which is the NRA. So net, there will be a savings to the government, and each of the organizations will actually save not only in cost but in effort and the time taken. Special provision has been made because in the aspirational districts the infrastructure is very poor. Therefore, to create connectivity infrastructure as well as examination infrastructure, a viability gap funding is also provided for in these 117 districts. So next, please. Thank you very much. जैसा कि आप सब ने अब तक जो कहा गया उसके आधार पर आपके ध्यान में आया होगा, दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क रिफॉर्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड इट हैज़ बीन पॉसिबल विद द डायरेक्ट and the personal interest and intervention of Prime Minister Modi. आपने विस्तार में ये प्रेजेंटेशन देखी, तो संक्षेप में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज रिफॉर्म विच विल ब्रिंग इन ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन, ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट and thereby ease of living, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिकली not so privileged strata और lower economic strata. जैसा कि बताया गया कि सारा साल जब सिलेक्शन के इम्तहान होते रहें और सेंटर अलग अलग रहें, तो इस इंट्रोजीनस देश में ये संभव नहीं रहता कि हर उम्मीदवार हर जगह अपने आप को उपस्थित कर पाए. एक इम्तहान नागपुर में, एक जबलपुर में, कलकत्ता में, तो
तो वो बेचारा फिर चॉइस बनाता है कि वहाँ जाएं वहाँ नहीं जाएं, और उसके माता पिता भी उसी तरह से दे हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़। दूसरा वर्ग होता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, पूर्वोत्तर में, जो पहाड़ी राज्यों में, फॉर द रीजंस ऑफ ट्रैवल, फॉर रीजंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड समटाइम्स ऑल्सो द रीजंस ऑफ क्लैश ऑफ डेट्स, वो भी अपने आप को वंचित कर देता है, विच इज़ इन फैक्ट ऑल्सो इन अ वे डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज राइट टू ट्राई हिज लक। और तीसरा वर्ग जो हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं, this has been our personal observation that many of the girl candidates, they forsake a selection test or a selection process simply because they have to travel to a different city where there's might be having some constraints of arrangement to stay, or they may not have a family member who can reliably escort them. तो पेरेंट्स ही कहते हैं कि बेटे रहने दो। तो उस सारी बातों को मद्देनज़र रख के, क्योंकि आपने इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू देखे, मैं इसके थोड़े से सामाजिक पहलू की दृष्टि से बात कर रहा हूं, ये इट विल बी ए सेविंग ऑन द स्टेट एक्सचेकर, इट विल बी सेविंग ऑन द पर्सनल कॉस्ट, एंड इट विल बी ह्यूज कन्वीनियंस। सो इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और जो 20 भारत सरकार की एजेंसीज हैं, उसमें अभी हमने प्रारंभ में 3 एजेंसीज को शामिल किया, आगे जाके बाकी भी होंगी। इन सब के अलग अलग चरण में टेस्ट होते हैं, लेकिन जो पहला रहता है, विच इज मोर और लेस एन एलिमेंट्री टेस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज अ प्रीलिमिनरी टेस्ट, इज बाई एंड लार्ज ऑफ अ वेरी कॉमन डिनोमिनेशन एंड अ जनरल डिनोमिनेशन, इट्स नॉट अ स्पेशलाइज्ड टेस्ट। तो जब एक मेरिट लिस्ट बन जाती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर, दैट कैन बी ऑफ यूटिलिटी टू एनी ऑफ द एजेंसीज विच कैन कैरी फॉरवर्ड दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे आपके ध्यान में होगा, हालांकि वो इस बात के साथ तो नहीं है, लेकिन वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ नीट, कॉमन टेस्ट फॉर मेडिकल कॉलेजेस, दो दैट इज फॉर एडमिशन, दिस इज फॉर जॉब प्लेसमेंट, बट दैट वाज आल्सो ब्रॉट इन बाय द मोदी गवर्नमेंट। इसी तरह से पहले AIEEE होता था, वो IIT JEE है, और उस लिस्ट को सभी उपयोग में लाते हैं। वो लिस्ट केवल 1 साल वैलिड रहती है, 3 साल वैलिड रहेगी। तो देखिए उम्मीदवार को कितनी सहूलत हो गई कि उसको फिर उसके बाद अपीयर नहीं होने की जरूरत है 3 साल, अनलेस we have given him the option, he can try again also to seek to improve his merit, because that is his fundamental right, we don't want to deprive him. अगर वो ना चाहे तो 3 साल के लिए ये लिस्ट वैलिड है। अब मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, उसने जब अपना सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करना है, तो सामान्यतः जो वो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है वो नहीं करेंगे। इस लिस्ट से जो एम्प्लॉयर है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है या बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं हु आर सूटेबल टू अस, उनकी क्वालिफिकेशन क्या था। जो इस तरफ बैठा कैंडिडेट है, वो भी जब एडवर्टाइजमेंट अपीयर होगी, तो डिपेंडिंग ऑन हिज एप्टीट्यूड, हिज क्वालिफिकेशन, हिज बैकग्राउंड, हिज प्रेफरेंस एंड हिज बेंट ऑफ माइंड, वो उसको अप्लाई करेगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। फिर वहां जाकर के उसकी सेकेंड फेज की सिलेक्शन होगी, एंड देन ही विल बी एंगेज्ड इन दी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। अगर वो रेलवे का है तो रेलवे के दृष्टि से, बैंकिंग का है तो बैंकिंग की दृष्टि से। तो एक बहुत बड़ा पहला जो लेवल था वो इसे क्रॉस हुआ है। लगभग 2.5 करोड़ कैंडिडेट हमारे अनुभव में आया, हर साल तैयार होते हैं जो नौकरी के लिए एस्पिरेंट्स रहते हैं, और भारत सरकार में लगभग 1.5 लाख। लेकिन व्हाट आई विश टू ऐड इज दैट दिस कॉमन एलिजिबिलिटी लिस्ट, विच इज ऑल्सो अ कॉमन लिस्ट, कैन बी यूटिलाइज इवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। और हम राज्य की सरकारों को भी सुझाव देंगे, और उनके जब समझ में आएगा तो निश्चय ही वो भी समझेंगे कि उसमें इनका लाभ है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए भी उनका स्टेट एक्सचेकर में बचत होगी। सो इन फैक्ट दिस इज इन कीपिंग विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वी आर इन फैक्ट फैसिलिटेटिंग इवन द सिलेक्शन प्रोसेस अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स। उनका स्टेट एक्सचेकर बचेगा, उनकी व्यवस्था बचेगी, एक चरण उनका क्रॉस हो गया। और इसी तरह आगे चल करके मेरी कल्पना यह है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको उपयोग में ला सकता है, जैसे कि अब हमने देखा एडमिशन्स के सिलसिले में हमारी दूसरी लिस्ट को लाया जाता है। इसमें सर मेरा सवाल जितेंद्र सर से है। सर एक बात बताएं कि इसमें उम्र को लेके आपने कहा कि एज बार वो किस तरीके से होगा? मान लीजिए रेलवे में उम्र की कोई सीमा है, बैंक में कुछ सीमा है, SSC की कुछ सीमा है, तो क्या इसमें कोई कॉमन उम्र की सीमा होगी या फिर ऐसा? नहीं, देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट में जिस प्रकार की सीमाएं पहले से निर्धारित है वही रहेंगी यहाँ पर भी।
और बाई एंड लार्ज अलग सीमाएं नहीं है, मतलब कॉमन जो सर्विस रूल्स में जो एज लिमिट है वो उसी तरह से रहेगी। भले अब जैसे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए थोड़ी सी एज लिमिट अलग है, कुछ दिव्यांगों के लिए अलग है, तो दैट रूल्स रिमेन्स एज इट इज, दैट हैज नॉट बीन टच्ड। दिस इज ओनली टू ब्रिंग इन ईज ऑफ सिलेक्शन बाई ओवरकमिंग वन स्टेज, फर्स्ट स्टेज, और बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा गया। 52। मेरा सवाल जितेंद्र सर से है। सर, जिस तरह से एनटीए बना था आज से 2-3 साल पहले, तब जो है स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से अप्राइज करने के लिए उन्हें मॉक टेस्ट भी देने की इजाज़त दी गई थी, और ताकि वो कंप्यूटर वगैरह से फेमिलियर हो जाए। जो नेशनल रिक्रूट एजेंसी बन रही है, क्या जो पेपर 2 साल में होने, मतलब साल में 2 बार होने वाले हैं, क्या जो कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वो मॉक टेस्ट पहले दें, ताकि जो है वो अप्राइज हो सके टेक्नोलॉजी से किस तरह से, क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आएंगे, कई लोग जानते भी नहीं है कि ऑनलाइन में कैसे दिया जाएगा, कैसा फॉर्मेट होगा, क्या ऐसे मौके दिए जाएंगे? बल्कि उनको ये फ़ायदा रहेगा, एक तो जैसे आपने कहा, आपकी बात से ही जुड़ती बात है कि यकीनन जी नेशनल रिक्रूटर एजेंसी अथॉरिटीज़ ये भी सुनिश्चित करेंगी वहाँ प्रशिक्षण भी किया जाए, अवेयरनेस भी होगी, वो शायद प्रेजेंटेशन में आया भी बीच में। और साथ ही साथ जो लोग दूर दराज, जैसे आपने कहा, हु हैड नो एक्सेस एट ऑल, वो ऐसे लोग हैं जो पहुंच ही नहीं पाते थे सेंटर तक, वो कम से कम अब इस स्थिति में होंगे, सेंटर पे पहुंचेंगे और वहां उनका प्रशिक्षण होगा। सो दिस इज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू फॉर देम। 10। केवल क्लैरिफिकेशन के लिए शायद बताया गया है कि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम लेगी 2.5 करोड़ या 300 बच्चों का, ये केवल प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, या टायर 2 बाद में जो रिटेन होता है उसके लिए क्या अलग अलग तीनों एजेंसी अपनी लेगी एग्जाम, या यही बाद में भी करेगी? नहीं, आपने जैसा कहा ये प्रीलिमिनरी होगा, क्योंकि बाद में स्वाभाविक है कि उसका स्वरूप बदल जाता है, द टेनर एंड टोन ऑफ द एग्जाम विल चेंज, क्योंकि पहला बाई एंड लार्ज करिकुलम भी एक ही जैसा होता है, वो बेसिकली एलिमेंट्री है। उसके बाद मान लीजिए किसी ने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर की नुक्ता नज़र से ही उसके क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, और सिलेक्शन भी उसी तरह की होगी, क्योंकि उनके पास मेरिट लिस्ट होगी एम्प्लॉयर के पास, उसके सामने होगा कैंडिडेट का प्रोफाइल, और कैंडिडेट उसी के लिए अप्लाई करेगा। तो आपका कहना ठीक है, प्रीलिमिनरी स्टेज एलिमिनेट हुई है, दूसरी करने में थोड़ी दिक्कत है, कोई रेलवे में या कोई जाएगा, कोई एसएससी के नौकरियों के लिए जाएगा। 56। सर, उसी सवाल पे, मतलब आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस जो बैंक, ये एबॉलिश नहीं हो रहे हैं? नहीं, अबॉलिश करने की बात नहीं है, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो उनका पहला टेस्ट है, और ये अभी चूंकि नया प्रयोग है और नया इंटरवेंशन, नया रिफॉर्म है, तो टू बिगिन विद 3 इसमें शामिल है, आगे चल के और इसी अनुभव के आधार पर बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी शामिल किया जा सकता है। नहीं, जैसे अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मैं फर्स्ट राउंड ये देता हूँ, मुझे जितने भी मार्क्स स्कोर में जितने आएंगे वो लेके मुझे फिर इन तीनों एजेंसी में से जो भी नौकरी जहाँ भी चाहिए वहाँ मैं जा सकता हूँ। अगर आप उस लेजिटिमेट लिस्ट में आ जाते हैं, तो अब आपको जो एडवर्टाइजमेंट अगली आएगी, मान लीजिए बैंकिंग की, तो आपने उसको अप्लाई किया, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, दोनों की अगर अनुकूलता मिल गई तो आपको नौकरी मिल गई, या आपकी सिलेक्शन हो गई फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट, विच विल ऑफ कोर्स बी मोर स्पेशलाइज्ड टेस्ट, क्योंकि आपके जॉब की नौयत और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो उसने पहले एक टेस्ट करना था, उससे आप बच गए, वो भी बच गए कंडक्ट करने से, और आपको वो दुविधा नहीं रही कि आपको जगह जगह 20 सेंटरों पे जाना पड़े या 20 जगह। और उसमें क्या होता था, तो कई बार आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे कि साहब चलिए इस बार वो करेंगे, उसमें नहीं अपीयर होते। अब इसमें आपके लिए खुल गया, आप हर जगह एलिजिबल हो गए। देख पा रहे होंगे आप, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल 15 अगस्त पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशन ऑफ फॉर रिक्वायरमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 12 लैंग्वेज। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। बेसिकली जो प्री एग्जाम्स होता है, उस प्री एग्जाम को अब एक एजेंसी कंडक्ट कराएगी जिसका नाम होगा NRA, जो कि CET कंडक्ट कराएगी, कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आप इसमें आगे बढ़ें, जो एग्जाम होगा CET वो 12 लैंग्वेजेस में होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड इन ट्वाइस अ ईयर। बी डिफरेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रेजुएट लेवल, 12th पास लेवल एंड 10th पास लेवल। यानी कि जो CET की जो लेवल होंगी वो ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल होगी। यानी कोई अगर 10th लेवल का पास करता है तो उसके 10th लेवल की वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल होगा,
12th पास करता है तो 12th की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा, और ग्रेजुएट पास करता है तो वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्टों के लिए एलिजिबल होगा। जैसे अगर आप 10th पास करते हो तो आप ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अगर आप 12th पास करते हो तो आप एनटीपीसी की बहुत सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एएसएम या एसएससी सीजीएल की बहुत सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं आगे बात, सीईटी विल कंडक्ट इन 12 मेजर लैंग्वेजेस, यानी कि 12 भारतीय भाषाओं में ये एग्जाम हुआ करेगा। टू बिगिन टू सीईटी विल कवर रिक्रूटमेंट मेड बाय 3 एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यानी अभी इसमें 3 एजेंसियों को लिया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल। बाकी बात कुछ दिनों बाद जैसे ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो इसमें धीरे धीरे सारी एजेंसियों को कंबाइन कर लिया जाएगा। यानी कि अब कंडीशन यही है कि 1 नेशन 1 पॉलिसी, यानी 1 नेशन 1 एग्जाम की पॉलिसी को ये आगे किया जा रहा है, जो कि 2017 से सोचा जा रहा था, इसके बारे में विचार हो रहे थे। आगे अगर हम पढ़ें इसमें तो आगे लिखा है सीईटी विल बी फर्स्ट लेवल टेस्ट टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। यानी सीईटी लेवल का जो भी आपका टेस्ट पेपर में जो भी आप मार्क्स करेंगे वो 3 साल तक के लिए वैलिड होंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। यानी कि सभी एग्जाम्स के सभी एग्जाम का जो प्री है उस पर अब केवल एक ही प्री हुआ करेगा, और जो कि कौन कंडक्ट कराया करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, जो कि हर साल 2 बार हुआ करेगा। आप देख पा रहे होंगे तो ये नोटिस जो जारी किया गया है वो 19 अगस्त 2020 को जारी किया गया है यूनियन। तो जो भी वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो सबसे पहले इस चैनल पर लेके आते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि सब लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।